ये आम आदमी के शरीर में प्लेटों की संख्या 2.5 लाख से 4.5 लाख होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आती है 1.5 लाख आती है, 1 लाख आती है, तो हम डरने लगते हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर ये कहता है इनकी प्रतिदिन चेकअप होगा या एक दिन छोड़कर चेकअप होगा, और प्लेटलेट्स काउंट जैसे जैसे डाउन आता है व्यक्ति को काफ़ी कमजोरी आने लगती है। लेकिन वास्तव में और क्या नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया तब क्या होगा? डेंगू में या किसी भी वायरल फीवर में ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो अगर ये प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया तो हमारे शरीर के जो नाजुक अंग हैं, जैसे नाक है, आँख है, इनसे ब्लड अपने आप निकलने लगेगा। बहुत बड़ा खतरा क्या है कि हमारे जो नाजुक अंग हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, इंटरनल ब्लड रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा इन प्लेटलेट काउंट के गिरने से होता है, जो प्रायः डेंगू में होता है और अन्य वायरल इन्फेक्शंस में होता है। तो इनको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमें कुछ पौष्टिक तत्व खाने होते हैं और लगातार इनको रेगुलेट करना होता है। और जब उसके शरीर की क्षमता ऐसी नहीं रहती है कि वो बना पाए, तो हमें बाहर से आजकल जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है, तो ब्लड के फ्रैक्शंस कहलाते हैं। एक ब्लड यूनिट में अलग अलग, किसी को आरबीसी की ज़रूरत है, एनीमिया हुआ है तो आरबीसी चढ़ा देते हैं, किसी की प्रतिरोधक क्षमता है तो अलग कर देते हैं, और प्लेटलेट काउंट्स को भी अलग कर लेते हैं। जो अच्छे जो अस्पताल हैं वहाँ पर एक रक्त को हम प्लाज्मा अलग कर सकते हैं, प्लेटलेट अलग कर सकते हैं, और वो उन्हें दे देते हैं जैसी जिस मरीज को ज़रूरत होती है। तो कम खून में ज़्यादा काम हो जाता है जैसी मरीज को आवश्यकता होती है। तो प्लेटलेट काउंट हमारा, इसका सबसे बड़ा कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। या जब कभी हमारे चोट लग जाती है तो खून का कुछ ही देर बाद थक्का बन जाता है। आपने देखा किसी के चोट लग जाए तो वो लगातार नहीं बहता, उसे दबा दीजिए, पट्टी बांध दीजिए, तो थोड़ी देर में देखेंगे वो खुद ही बंद हो गया है। वहाँ पर खून का थक्का बन जाता है। इसका एक सिद्धांत है, रक्त स्कंदन कहलाता है। ये पढ़ाया जाएगा आपको अगली कक्षाओं में। तो रक्त स्कंदन के लिए ये प्लेटलेट्स ही जिम्मेदार होते हैं, इनके द्वारा रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन जिन लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, एक बीमारी भी होती है। कोई बता सकता है ऐसी बीमारी का नाम जिनमें चोट लगने पर उनका खून बहता ही रहता है? वो कौन सी बीमारी है? कोई बताएगा? उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। ये सबसे पहले ब्रिटिश फैमिली में देखा गया, फिर बाद में पता लगा वहाँ लोगों में एक तरह की बीमारी है, वहाँ चोट लगने पर उनका खून बहता रहता है, वहाँ रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है और इसलिए खून बहता रहता है, और ऐसे व्यक्ति की फिर बाद में डेथ भी हो सकती है। सीवियर डैमेज होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हम सभी के शरीर में कुदरती तौर पर एक व्यवस्था है, प्लेटलेट्स निकलते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ पर एक नेटवर्क बना देते हैं, जो कटा हुआ पाइपलाइन है वहाँ एक जाल बना देते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा बच्चों, नहर, नाली, उसका जब घट्टा कट जाता है तो वहाँ पताई डाल देते हैं, वहाँ लकड़ी डाल देते हैं और उसके बाद मिट्टी लगा देते हैं, और उस तरह से वो घट्टा बंद हो जाता है। ऐसी हमारी नस जब कोई कट जाती है तो वहाँ पर ये बहुत सारी एक्टिविटीज, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस प्रकार हमने जाना ये संयोजी ऊतक जो रक्त है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में, इसके बहुत सारे कार्य हैं। बच्चों, अगला महत्वपूर्ण जो हमारा संयोजी ऊतक है उसका नाम इसकी है पेशी ऊतक। इसका नाम क्या है? पेशी ऊतक। तो ये पेशी ऊतक क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे शरीर में कंकाल होता है या हम के हड्डियों का बना ढांचा होता है। इस ढांचे के ऊपर कुछ मांस चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है?
और ये मांसपेशियां होती हैं एक्चुअल में, जैसे मांस को मांस कह दो, ये मांस के पेशियां कहलाती हैं। और ये मांसपेशियां भी एक्चुअल में एक तरह की कोशिकाएं ही होती हैं, या हम कहें कोशिकाओं के पुंज होते हैं, समूह होते हैं। और इनका कार्य हमारा, कल्पना करो अगर हमारे हाथों से मांसपेशियां हटा दी जाएं तो फिर वो क्या कंकाल चलेगा, मूव कर पाएगा? केवल हड्डी है, उस पर मांस हटा दिया तो हड्डी चल पाएगी? हड्डी नहीं चलेगी। उसे चलाने के लिए, गति देने के लिए, हाथ हमारा वो चल रहा है, इसको गति देने के लिए इसके ऊपर जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वह गति देती हैं। क्या करती हैं? गति देती हैं। हाँ, तो उनसे हमारे शरीर के अंगों को गति मिलती है। क्या मिलती है? और ये भी एक तरह के कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को पेशी कोशिकाएं कहते हैं, इन कोशिकाओं को। और इन पेशी कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक को हम पेशी ऊतक कहते हैं। और इन ऊतकों का कार्य अंगों को गति प्रदान करना है। इन्हीं की मदद से हमारे अंग गति करते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। अब अगला आता है कि जो पेशियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो मांसपेशियां प्रमुख तौर पर 3 प्रकार की हो सकती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक पेशी का नाम है रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी। ये रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है। ऐच्छिक मतलब जिस पर हमारी इच्छा चल जाए। हमारा मन कर रहा है, हम हाथ बंद कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, हमारा हाथ खोल रहे हैं। इसका मतलब हाथ में जो मांसपेशियां वो कैसी हैं? हमारा मन कर रहा है, हमारी इच्छा कर रही है कि हम मुट्ठी खोलें, हमारा मन कर रहा है हम मुट्ठी बंद करें, हमारे पैरों से हमारा मन कर रहा है हम बैठ जाएं, हमारा मन कर रहा है हम चलने लगें, दौड़ने लगें। तो जो हाथ पैरों की मांसपेशियां होती हैं वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं। कौन सी पेशियां होती हैं? एक कौन बोल रहा है? ए मयंक, अपना स्पीकर बंद करो। मयंक भाई अपना स्पीकर बंद कर लें। तो हाथ पैरों की जो मांसपेशियां हैं, मयंक क्या कह रहे हैं? मयंक आज आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो माइक बंद कर लें। वीडियो इसकी भिजवा देंगे। अगर किसी को सुनने में तकलीफ हो रही है तो इसका वीडियो एक बन रहा है, वो वीडियो आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, उससे आप देख लें। आज कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। अगर आवाज़ सुन पा रहे हो तो मयंक जी अपना माइक बंद कर लें। तो ये जो हमारी ऐसी पेशियां जिन पर हमारा इच्छा चलती हो, या हम कहें जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें संकुचित कर सकते हो। संकुचन माने सिकोड़ना, और उसको प्रसारण कर दें, फैला दें। तो संकुचन और प्रसारण का कार्य जिन पेशियों में हमारी इच्छा से होता है वह पेशियां कहलाती हैं ऐच्छिक पेशियां। और ऐसी पेशियों की एक खास बात होती है, बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो ये पेशियां जो है वो बेलनाकार होती हैं और उनके ऊपर कुछ पट्टी बनी होती हैं। उनके ऊपर आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे तो पेज नंबर 63 पर चित्र संख्या 6.8, तो आप पर देखेंगे 3 कुछ बेलनाकार संरचनाएं बनी हुई हैं और उनमें कुछ पट्टियां सी दिखाई दे रही हैं और रेखाएं सी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इन पेशियों का नाम रेखित पेशी भी है। ये रेखित पेशियां बेलनाकार होती हैं, लंबी होती हैं और शाखा रहित होती हैं और हर कोई कोशिका में कई एक नाभिक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था एक कोशिका में एक नाभिक या न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन कोशिकाओं में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं। ऐसी कोशिकाएं चूंकि इनमें रेखाएं होती हैं इसीलिए इनका नाम रेखित पेशी है। चूंकि इन पर हमारी इच्छाएं चल सकती हैं, इन हमारी इच्छा से ये फैल सकती हैं या सिकुड़ सकती हैं, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और इन्हीं पेशियों को अंग्रेजी में हम वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। और एक नाम और भी है, चूंकि पेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती हैं
इसलिए इन्हें हम कंकाल पेशी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार की जो पेशी है उसका नाम है अनैच्छिक पेशी। क्या नाम है? और अनैच्छिक पेशी ऐसी पेशियां हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि इस पर हमारी इच्छा नहीं चलती। आपने देखा होगा जैसे हम पेपर दे रहे हों और बहुत गहरी नींद में सो रहे हों, बहुत वीआईपी जगह पर बैठे हों, तो भी कभी कभी हमें लगता है कि हम हो आए। क्या करें आए? नंबर 1, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, सर, तो जब नहीं रुकती है तो क्या कहते हैं? सर सर हम 1 नंबर चले जाएं, ऐसा कहते हो? तो जब हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशाब लगने लगती है तो हम उसे रोक नहीं पाते, हमारी इच्छा नहीं चल पाती, कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस पर हमारी इच्छाओं का दमन ना चल पाए, हैं, हमारी इच्छा से परे कोई काम हो रहा है, तो अब ऐसी पेशियां कहलाती हैं अनैच्छिक पेशियां। तो जो मूत्राशय है उसकी जो पेशियां हैं वो कैसी पेशियां हैं? वो भर जाता है तो हम कितना ही ज़रूरी काम कर रहे हो, पर्चा दे रहे हैं, बोले यार थोड़ा लिख ले, घंटा लगने वाला, तो भी साहब बोले पैजामा गीला हो जाएगा, नहीं तो करिया हो जाएगा। ऐसा होता है। तो ये ऐसी पेशियां अरेखित पेशियां, अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। और इन पेशियों की खास बात ये, जैसे आपने देखा हो, हम किसी चीज़ को एकटक देख रहे हों लेकिन फिर भी आँख की पलकें दबी जाती हैं, तो आँख की पलक में भी जो पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां हैं। अनायास ही किसी के सामने अगर दब जाएं, जिसके सामने हम नहीं दबाना चाहें, तो कभी कभी जूते भी लग जाते हैं। कुछ तो जानबूझ के दबाते हैं आँख को, और कुछ अपने आप ही पलक झपक जाती है। होता है कि नहीं? तो किसी लड़की के सामने आँख दबा दी तो क्या होगा बताओ भाई? तो वो तो वहाँ इच्छा वाली बात हो गई, लेकिन अपने आप झपक रही तो पलक का झपकना कहलाता है। और हम दबा रहे हैं तो वो तो भाई गड़बड़ है मामला, तो आज जूते लग सकते हैं क्या भाई? तो पलक का झपकना और मूत्र वाहिनी का भरना, या आपने देखा होगा हम जब सो रहे होते हैं तब भी हमारे फेफड़े फूल और पिचक रहे होते हैं। और इस तरह से इन अंगों के जो हमने नाम लिए, पलक, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और फेफड़े की जो नलिकाएं हैं, श्वसनी, उनके अंदर जो मांसपेशियां हैं वो हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। बच्चों, इन्हें एक दूसरे नाम इनके याद करने के लिए बहुत थोड़ा सा सरल सी बात है। कौन सी अनैच्छिक हैं, कौन सी अरेखित हैं, कौन सी ऐच्छिक हैं, कौन सी रेखित हैं? तो जो ऐच्छिक है वो रेखित है, जो अनैच्छिक है वो अरेखित है। जिसमें आ लग गया वो अरेखित भी है, वो अनैच्छिक भी है, और जिसमें आ नहीं लगा वो ऐच्छिक है, वो रेखित है। रेखित जो छोटा शब्द है तो उधर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक, और जिसमें अनैच्छिक लग गया तो इधर क्या हो जाएगा? अरेखित। इसमें रेखाएं नहीं है, और इसीलिए इन्हें हम चिकनी पेशियां भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चिकनी पेशियां। इन कोशिकाओं की खासियत होती है कि इनके सिरे नुकीले होते हैं। आप पुस्तक में देखेंगे तो चित्र दिखाई दे रहा है। इन कोशिकाओं के जो सिरे हैं वो नुकीले होते हैं, और ये जो नुकीले सिरे होते हैं और इसके बीच में आप देखेंगे तो इसमें जैसे कोशिका है, बीच में फूली हुई है और दोनों सिरे इस तरह से नुकीले हुए, नुकीले इस तरह से बीच में मोटी सी दिखाई दे रही है। तो आप पाएंगे इसके बीच में एक ही केंद्रक होता है। तो अगर अंतर पूछा जाए तो रेखित पेशियां कैसी थी? बेलनाकार थी, बिल्कुल एक सी, और उसमें पट्टियां दिख रही थी। जबकि जो हमारी अरेखित पेशी है वो कैसी है? वो बीच में मोटी है और उसके किनारे पतले हो गए हैं। और जो रेखित पेशी उसमें कई केंद्रक थे, बहुकेंद्रकीय कोशिका थी। जबकि ये वाली कोशिका जो है एक केंद्रक है, वहाँ पट्टियाँ थीं गहरे रंग की, और यहाँ पर कोई पट्टियाँ नहीं है। तो इस तरह से हम इनमें, अच्छा, आवाज़ कटने का आज इशू है, कुछ नेटवर्क में मुझे लग रही दिक्कत है, और हम इसके लिए एक वीडियो आपको अपलोड कर देंगे जिसमें आवाज़ आपको साफ आएगी, उसको देख लेना। हाँ, उसको देख लेना। और अगली जो पेशी होती है बच्चों, उसका नाम है हृदय पेशी।
क्या नाम है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो हृदय पेशियां होती हैं वह हृदय पेशी का नाम, जो हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हैं उन्हें हम हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे के जन्म से पहले ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय भी उसका दिल धड़कने लगता है। हमारा दिल धड़क रहा है, किधर धड़कता है दिल, ये बताओ बच्चों? बाईं तरफ या दाईं तरफ? बाईं तरफ। तो कोई कह रहा हमारा दिल धड़क रहा है, तो ये देखो वो कौन सा हाथ चला रहा है, तो वो गलत चला रहा है। किधर धड़कता है? बाईं ओर। हमेशा याद रखो दिल किधर है, थोड़ा बीच से थोड़ा बाईं ओर। तो जो हमें बताने जा रहे हैं कि हृदय के अंदर जो पेशियां हैं वो जब बच्चे का जन्म नहीं होता है तब से फैलती रहती हैं और सिकुड़ती रहती हैं, फैलती रहती हैं और सिकुड़ती रहती हैं। और ये फैलने और सिकुड़ने का क्रम हृदय का लगातार चलता रहता है जब तक हमारा जीवन है, जब तक हम जिंदा हैं। और हमारे जन्म से पहले ही ये हृदय पेशियां अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा जो ऐच्छिक पेशियां हैं, जब हम दौड़ते रहते हैं तो एक स्थिति आती है वो थक जाती है, जबकि हृदय पेशियां कभी ना थकने वाली लयबद्ध तरीके से जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। उनमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती रहती है और इसी की वजह से हमारे शरीर में खून प्रवाहित होता है और इस तरह हृदय की पेशियां कभी न थकने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली पेशियां होती हैं। इनके अंदर हमारी रेखित और अरेखित दोनों ही प्रकार की पेशियों के गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारे शरीर में जो पेशी ऊतक है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है, उसके बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे समस्त आंतरांग, हमारे समस्त अंग तंत्र, कंकाल तंत्र के ऊपर जो एक शरीर को गति देने वाले अंग हैं वो सब के सब इन मांसपेशियों से ही मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार शरीर के समस्त अंग तंत्र और अंग आपस में मिलकर शरीर बनाते हैं। कोई भी अंग या ऊतक की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे के सारे अंग आपस में जब मिलते हैं तभी शरीर का निर्माण होता है। अगला अंग तंत्र हमारा है या अंग ऊतक का नाम है तंत्र का ऊतक। इस तंत्र का ऊतक को हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और हमारे जंतुओं के शरीर में समन्वय कैसे होता है, समस्त अंग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, इसके लिए शरीर में हमारे क्या सिस्टम होता है। और इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तंत्र का तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। ये कल का पाठ है, इसे आप लोग घर पर पढ़कर आएँ। जो हम पढ़ा चुके हैं या बात कर चुके हैं